हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम डोज। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं कृपया जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के आगे के कुछ क्वेश्चंस, और उससे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया और आपके कमेंट्स से मैं मोटिवेटेड हूँ। ऑल्दो आई डो नॉट हैव डैट मच टाइम, बट फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए डेली अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एड्स जो है, ठीक है, AIDS, एड्स किसके कारण होता है। ठीक है, तो एड्स जो होता है, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS, मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। A for acquired, I for immuno, D for deficiency and S for syndrome। मीन्स ये जो एड्स है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको अपने आप लग जाए। ये बीमारी उपार्जित बीमारी है, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये जैसे एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, मतलब आप कहीं से लेते हो। तो ये जो बीमारी होती है, ये कैसे होता है, जब आप किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो वहाँ से आपके पार्टनर के थ्रू ये आप में चला आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप किसी एड्स पेशेंट का नीडल अगर उसने यूज़ किया है या रेजर यूज़ कर रहा है शेविंग करने के लिए, वो आप यूज़ करते हैं तो भी वो आपको हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसके कारण होता है। इसका जवाब बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये HIV जो है, एड्स, वो किसके कारण होता है। बट यहाँ पे अभी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ना पूछे, बट हेलमिंथ से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दे, जीवाणु का क्वेश्चन पूछ दे या कवक का पूछ दे। तो चलते हैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है हेलमिंथ। तो अब देख लीजिए, हेलमिंथ जो होता है वो वॉर्म्स होता है, पैरासिटिक वॉर्म्स। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो होता है किसी भी चीज़ पे जाके वो रहता है और उससे वो अपना न्यूट्रिशन या कुछ भी पाता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। आपने देखा होगा पैरासाइट्स का एग्जाम्पल कि पेड़ पौधे पे जो ये क्रीपर्स जो होते हैं, लतरने वाले पेड़ होते हैं, वो चढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और पेड़ पौधे को सुखा देते हैं। तो ये हुआ पैरासाइट का एग्जाम्पल। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में कुछ ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, जो हमारे अंदर रहते हैं। हम जो खाते हैं वो खाना वो खाएगा और हमें बीमार करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हेलमिंथ। तो HIV, ये जो एड्स है आपका, हेलमिंथ से कभी भी नहीं होगा। दूसरा है बैक्टीरिया। अब देखिए, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था, और बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती है वो नॉर्मल बीमारियां जो होती है, जो आपका इन्फेक्शन हो गया या फिर दूसरी बीमारियां हैं जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज वगैरह, उसमें जनरली बैक्टीरिया का हाथ होता है। लेकिन ये एड्स जो है उसमें बैक्टीरिया का कोई योगदान नहीं है, तो ये बैक्टीरिया ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा हो गया आपका फंगस, जिसको हिंदी में हम लोग कवक भी बोलते हैं। तो फंगस का क्या होता है? फंगस आपको कभी भी एड्स नहीं करेगा। फंगस क्या करेगा? जितने भी आपका डर्मल का मतलब स्किन का इन्फेक्शन होगा वो आपका फंगस के कारण होगा। तो फंगस का क्या काम होता है? वो आपको स्किन का, जैसे रैशेस हो गए आपको या फिर एलर्जी हो गई, तो वो सब आपको कौन करेगा? फंगस करेगा। या फिर आपका बाल में देखे होंगे किसी का बाल उड़ने लगता है, तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगस ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन की ओर, विषाणु, वायरस। अब देखिए, इतने समय से मैं बोल रहा था कि HIV एड्स, तो HIV जो होता है, HIV जो होता है वो, उसका फुल फॉर्म ही है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV में वायरस ही लगा हुआ है, तो वो हमेशा वायरस से होगा। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे HIV वायरस का पिक्चर। इसका क्या होता है? एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसके अंदर में DNA या RNA होता है, जेनेटिक मटेरियल। और जब वो हमारे बॉडी में आता है वो वायरस, तो हमारे बॉडी के मशीनरी पे कब्जा कर लेता और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम वही होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता जो होता है उसको बढ़ाता है। जैसे हम आप देखे होंगे कि आपके अगल बगल में आप जाते हैं तो आपके दोस्त लोग को सर्दी है या कुछ है, तो हमें भी हो जाता है।
या फिर देखिएगा 10 लोगों के ग्रुप में 2 लोगों को सर्दी है तो उसमें कुछ लोग इफेक्टेड होंगे, कुछ लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वो इन्फेक्टेड होंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लीजिए। कोरोना वायरस में भी क्या हो रहा है कि किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है, वेंटिलेटर तक पर चले जा रहे हैं। बहुत बहुत लोगों को ऐसा हो रहा है कि कोरोना वायरस होता है, पता भी नहीं चलता, नॉर्मल सा गले में खराश वगैरह लगता है और वो ठीक भी हो जाता है। तो वो होता है इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं छू पाएगी। ठीक है, इसके लिए आप देख रहे होंगे पतंजलि ने भी दवा लाया जो कि बैन हो गया, अभी नहीं मार्केट में है अवेलेबल। और अभी लोग बोल रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। तो एड्स में क्या होता है, ये आपके जो वो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधी क्षमता जो होती है आपको उसको कम कर देता है। अब क्या होगा, जब आपकी प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगी तो आपको कोई भी बीमारी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो यही करता है ये बीमारी। ये कोई बीमारी अगर इसको आप बोलते हैं तो वो है नहीं, ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम कर देगा, जिसके कारण आपको दूसरी बीमारियों के लिए आप बहुत प्रोन हो जाएंगे। अगर आपके आसपास में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है तो आपको हर एक बीमारी आ जाएगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही मजबूत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में हो और पाकिस्तान आप पे हमला करता है तो क्या है जो आपको बचा रहा है? आपकी इंडियन आर्मी, डेट इज़ वर्किंग एज अ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। अगर हमारी आर्मी ही तबाह हो जाएगी, हमारी आर्मी ही अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो कोई भी ऐरा गैरा देश हम पे आक्रमण करेगा और हमारे देश के पूरे मशीनरी पे कब्जा कर लेगा। तो यही करता है ये बीमारी। हमारी जो बॉडी की आर्मीज होती है जो हर एक बीमारी के लिए लड़ती है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसके कारण कोई भी बीमारी हमें हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा विषाणु, यानी कि वायरस। तो HIV किसके कारण होता है? वायरस के कारण। हेलमिंथा आपने समझ लिया क्या होता है, जीवाणु आपको पता है, फंगस आपको पता है, और विषाणु। फंगस का एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये जो आपका मशरूम्स वगैरह होते हैं ये भी फंगस ही होते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रीनलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली रिलीज होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच के अपने काम को अंजाम देते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन आप देख लें, तो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है कि हमारे बॉडी के शेप साइज को बढ़ाना, हमारा ग्रोथ करवाना। तो वो ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। अब देखिए, पहला है ऑप्शन आपका टेस्टोस्टेरोन। तो अब देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये जनरली मेल हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसके टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा इसका काम क्या है, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रदान करता है मेल्स में। जैसे कि आप देखेंगे मेल्स का बियर्ड होता है, मोस्टेच होते हैं, हेयरी बॉडी होता है, ठीक है, हाई पिच साउंड होते हैं। तो ये सब जो है ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जिसकी बेसिस पे हम पहचानते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। और वो किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है एड्रीनलिन। अब एड्रीनलिन क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। ठीक है, इसको इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एड्रीनलिन को क्या बोला जाता है, तो ये इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से घुमा के दे दे तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको पता है थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, और ये जो है थायरोक्सिन ये आयोडीन इसमें मिला होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है और इसमें आयोडीन मिला होता है। आयोडीन की वजह से ही हमारा थायराइड ग्लैंड को काम करने में आसानी होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। तो ऑप्शन डी में आपको है कि इंसुलिन। अब आजकल बहुत
कॉमन टर्म है डायबिटीज़। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के हो सकता है अगल बगल में भी लोग होंगे जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित होंगे, जिनको चीनी वगैरह खाना, हिंदी में मधुमेह की बीमारी बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी ने स्वीट्स खाया है तो क्या होगा, उसके बॉडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इंसुलिन का सिक्रीशन वहाँ पे होता है। ठीक है, इंसुलिन का सिक्रीशन वहाँ पे होता है। कहाँ होता है, ये पेनक्रियाज में होता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है ये तो क्वेश्चन एक बहाना है, एक्चुअली मैं आपको सारे पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो पेनक्रियाज से। और पेनक्रियाज क्या होता है, आपके एब्डोमेन जो है, स्टोमक, उसके पीछे छिपा होता है। ठीक है, वहाँ से ये सिक्रीट होता है। तो जब भी आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होगा, और ये क्या करेगा, ब्लड से जो भी ग्लूकोज है उसको लीवर को कहेगा कि आप अपने आप में या फैट टिश्यू में जो सेल्स हैं आपके, उसमें आप इसको इकट्ठा करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो नियंत्रित रहेगा और आपको मधुमेह की बीमारी नहीं होगी। तो जब इस हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटीज़ की बीमारी किस हार्मोन की कमी की वजह से होती है, तो आपका ऑप्शन होगा इंसुलिन। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है, तो आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन काम करता है, तो एड्रीनलिन। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन देता है मेल्स को, तो वो हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। या प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन के टिश्यूज के डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। आप यहाँ पे ये ना देखें कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इस एक क्वेश्चन के साथ हमने दसों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप प्रॉपर अटेंशन पे कीजिए यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। अब देखिए ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। हमारे बॉडी, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था HIV से रक्षा के लिए, उसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि वो जो WBCs हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है, किस अंग में होता है। पहला है यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। दूसरा है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तीसरा ऑप्शन है तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोला जाता है। और चौथा है अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। तो अब देखिए बारी बारी से हम हर एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला है यकृत यानी कि लीवर। लीवर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि लीवर क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको फिल्टर करता है और उसको आपके शरीर से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, बाकी आपका ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अब देखिए बोन मैरो जो होता है आपके बोन्स के बीच में, जो आपने कभी देखा होगा कि बोन्स के बीच में जो ये होते हैं मैरो, मज्जा टाइप का, वो एक रेड कलर टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। बोन के अंदर होता है। तो बोन मैरो का जो स्टेम सेल है वो क्या करता है, वहीं पे हमारे WBCs का निर्माण होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन सी और डी क्यों गलत है वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी है तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन जो होता है वो आपका ब्लड का कब्रगाह होता है, इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेवयार्ड नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स, तो वो हो जाएगा आपका तिल्ली या स्प्लीन। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्र। कब्र क्यों बोलते हैं, यहीं पे जाके जब आपके ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तो वो यहीं पे जाके रिसाइकल होता है। ओल्ड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिसाइकल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कब्रगाह बोलते हैं ब्लड का। अब अगला है अग्न्याशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। अभी अभी हमारे पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था
कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, पेनक्रियाज में होता है। तो ये अग्न्याशय है, यहाँ पे इंसुलिन का निर्माण होता है और ये क्या होता है, आपके स्टोमक के जस्ट बगल में होता है लोकेटेड। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स यानी WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जन्म होता है या निर्माण होता है, जो भी आप कह लें। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रकार की राशियां होती है, एक सदिश और एक अदिश। अब देखिए सदिश मतलब होता है जिसमें दो टर्म से मिलके बना हुआ है सदिश, 100 प्लस दिश मतलब दिशा के साथ। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। और ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसका दिशा नहीं हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अदिश राशियां। और मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी ऐसी राशियां जो दिशा नहीं बताती हो। और सदिश मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा भी हो, जिससे हमें पता चले कि इसका कोई एक डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां। अब देखते हैं ऑप्शंस। आपका ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी त्वरण। अब देखिए बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स, दाब को बोलते हैं प्रेशर, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी एंड त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब देखिए बल क्या होता है, फोर्स जो होता है वो किसी एक डायरेक्शन में पुल या पुश, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन को बताता है। जो भी बल होता है वो किसी भी डायरेक्शन को बताता है, बल हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में ही लगेगा। तो ये आपका हो गया सदिश, क्योंकि इसमें जैसे हम बोलते हैं 5 न्यूटन का बल लगा, तो इसमें परिमाण भी है और एक डायरेक्शन भी है कि 5 न्यूटन का बल लगा तो किधर लगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं तो लगा होगा। तो इसमें दिशा भी है परिमाण भी है। अब दूसरा देखिए दाब। दाब क्या होता है, प्रेशर। अब किसी चीज पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, किसी चीज को हम लोग दबाएंगे तो हमें पता नहीं है कि उस पर हम लोग किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन का हमें कोई भी पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये इसमें डायरेक्शन आपका है नहीं, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए वेग, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होता है जब भी कोई चीज चलती है तो वो होता है वेलोसिटी, उसमें चेंज इन ये स्पीड। ठीक है, कोई भी चीज अगर ए पॉइंट से चली बी तक पहुंची तो किसी एक डायरेक्शन में गई होगी। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डायरेक्शन है। तो वेग भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पूछ रहा है अदिश राशि और ये वेग भी जो है आपका हो गया सदिश राशि। अब देखिए त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, या इंग्लिश में वेग त्वरण सॉरी एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये इसमें भी एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेग की बात जहाँ पे आ रही है वेग इसमें भी इंक्लूडेड है। तो वेग का जब अपना डायरेक्शन है और वेग त्वरण में भी इंक्लूडेड है तो त्वरण का भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बल, इसमें आपका परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, वेग में भी आपका दिशा है, त्वरण में भी आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और आपका ऑप्शन बी जो कि है दाब, प्रेशर, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राशि का मात्रक नहीं है, मात्रक मीन्स यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स। तो आप देखिए ऑप्शन ए आपका कह रहा है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, ऑप्शन बी है आपका बल यानी कि फोर्स, ऑप्शन सी विकृति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी दाब। अब देखते हैं, शुरू करते हैं ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी दाब यानी कि प्रेशर। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ एक परिमाण वहाँ पे कुछ होगा कि हम इतना प्रेशर लगा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा कि कितना हम एक पार्टिकुलर यूनिट पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसका एक मात्रक होगा। तो बल का जो मात्रक है, ये दाब का जो मात्रक है आपका वो पास्कल है। ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर
जो हम लोग प्रेशर डालते हैं, जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग दाब कहते हैं। तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आप देख रहे हैं ऑप्शन ए प्रतिबल, ये भी दाब का ही एक रूप है। तो इसका भी जो होगा आपका ऐसा यूनिट वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, या पास्कल, जो भी आपसे पूछते। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाब का मात्रक क्या है। ठीक है, पिछले बार के एग्जाम में भी पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में, कि दाब का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो वहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो भी आपको दिया रहे उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। उसी तरह प्रतिबल का भी मात्रक सेम ही होगा, जो दाब का है वही। अब आते हैं बल की तरफ। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब कभी भी हम बोलते हैं कि कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो वो उसका मात्रक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब देखिए विकृति क्या होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाता है। तो इसका कोई मात्रक नहीं है कि शेप कितना बदला या कितना करेक्ट हुआ। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी वो सही है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है किस राशि का मात्रक नहीं है। और डिफॉर्मेशन को हम लोग, डिफॉर्मेशन का कोई मात्रक नहीं है कि कितना डिफॉर्म हुआ वो ऑब्जेक्ट, कितना उसके शेप में चेंज हुआ। तो आपका ये ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन सही है। तो इतने ही क्वेश्चंस के साथ आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले अगले क्लास में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।